काजल के चेहरे पर आंसू, वकील साहब के हाथ में कागजात, पूरा परिवार सदमे में खड़ा है। काजल बेटी, तुम्हारे पिताजी ने जो संपत्ति छोड़ी है वो पूरी की पूरी तुम्हारे नाम है, कुल 20 लाख रुपए। क्या क्या कह रहे हैं आप? 20 लाख? अब मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीऊंगी। ये कहानी आखिर शुरू कहाँ से हुई और आखिर इस मोड़ तक कैसे पहुंची? 3 महीने पहले की बात है। काजल अपने मामा विनोद के घर पहुंची थी जब उसके माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। मामा जी, मेरा अब कौन है? माँ पापा चले गए, मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। बेटी तुम अकेली नहीं है, ये तेरा ही घर है, हम सब तेरे साथ हैं। काजल का सामान देखकर शकुंतला के चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। हाँ हाँ, और एक मुंह और आ गया खिलाने को। पहले से ही इतनी तंगी है, अब इसका खर्चा भी हमारे सिर पर। मम्मी, अब मेरी शादी की तैयारी में काजल हमारी मदद कर सकती है, घर का काम वगैरह। सुनीता पड़ोसी हमेशा इस घर के हालात पर नजर रखती थी। शकुंतला बहन, ये बच्ची अभी दुख में है, थोड़ा प्यार से रखो। आप अपने घर को देखिए सुनीता जी, यहाँ मैं जानती हूँ कि क्या करना है। रात के 2 बजे काजल रसोई के फर्श पर एक पुराने कंबल में सो रही थी। दिन भर का बचा कुचा खाना ही उसका भोजन था। माँ, आपकी बेटी इतनी मजबूर हो गई है, क्या यही मेरी जिंदगी है? सुबह 5 बजे शिवानी अपने आरामदायक बिस्तर में सो रही थी, जबकि काजल पहले से ही चाय बनाने के लिए उठ गई थी। उसके हाथ काम की वजह से छिल गए थे। अभी तो दिन की शुरुआत है, पता नहीं आज कितना काम मिलेगा। अगले कुछ दिनों में काजल को घर की सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई। सुबह से शाम तक रसोई से लेकर सफाई तक सब कुछ उसी के जिम्मे था। मामी, मैंने सारा काम कर दिया है, अब मैं थोड़ा आराम कर सकती हूँ। आराम? अभी तो बर्तन धोने हैं, शिवानी की शादी में मेहमान आने वाले हैं, काम खत्म ही कहाँ हुआ है अभी। 1 सप्ताह बाद की घटना। काजल खाना बनाते समय गलती से नमक की जगह चीनी डाल देती है। सबके मुंह का स्वाद खराब हो जाता है। छी! ये क्या बनाया है? खाया ही नहीं जा रहा। बेटी से गलती हो गई होगी। गलती? हर दिन गलती। इसे तो ठीक से काम भी नहीं आता। आज से इसका खाना बंद। अगली शाम हास्य दृश्य की शुरुआत। काजल तेल की शीशी उठाती है, लेकिन अंधेरे में गलत शीशी पकड़ लेती है। मामी के बाल बहुत रूखे हैं, थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ। शहद लगाने के बाद काजल मालिश करने लगती है। शकुंतला को अजीब चिपचिपाहट महसूस होती है। काजल, आज तेल अलग लग रहा है, कुछ चिपक रहा है। मामी, ये नया तेल है, बहुत अच्छा है। जब शकुंतला खड़ी होती है, अरे ये क्या लगाया है तूने? मेरे बाल चिपक गए हैं। हाय मम्मी, आप तो मिठाई की दुकान लग रही हो। अरे शकुंतला, ये तो मधुमक्खी का घर बन गया है तुम्हारा। 2 घंटे बाद आखिरकार गर्म पानी और साबुन से शकुंतला के बाल साफ हुए, लेकिन उसका गुस्सा काजल पर और बढ़ गया। अगले दिन दोपहर में कई पड़ोसी औरतें आंगन में बैठी थी। शकुंतला जानबूझकर काजल को नीचा दिखाना चाहती थी। अरे काजल, ये कौन सा तरीका है बर्तन धोने का? तुझे तो घर का काम भी नहीं आता। अरे कैसी लड़की हो तुम? शकुंतला, बच्ची के सामने ऐसे मत बोलो। सच कड़वा होता है, मुफ्त में खाना मिल रहा है, कम से कम काम तो ठीक से करे। भगवान, ये अपमान कब तक सहना होगा? शकुंतला, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये तुम्हारी अपनी भतीजी है।
2 महीने बाद शिवानी की शादी की तैयारी जोरों से शुरू हो गई थी। विनोद ने शिवानी के लिए नई कार खरीदी थी, जबकि काजल के लिए गांव के मजदूर रामलाल से रिश्ता तय किया गया है। देखो शिवानी, तेरे लिए कितनी सुंदर कार लाए हैं पापा, शादी का तोहफा। वाह, अब मैं शहर में अपनी कार से घूमूंगी, सब देखेंगे कि हमारे पास कितना पैसा है। उसी शाम को विनोद देखता है कि काजल भारी बर्तन उठाकर ले जा रही है, जबकि शिवानी टीवी देख रही है। रुको बेटी, मैं मदद कर देता हूँ, ये बहुत भारी है। वही बैठो तुम, इसका काम है ये, बिगाड़ोगे इसे और ज्यादा। विनोद बेबसी से बैठ जाता है, उसकी आंखों में पानी आ जाते हैं और अपनी कमजोरी देखकर। मैं कितना कमजोर हूँ, अपनी भतीजी के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता। अगले दिन बाजार में शकुंतला शिवानी के लिए महंगे कपड़े खरीद रही है। शिवानी के लिए सबसे अच्छी साड़ी दिखाइए, पैसे की चिंता मत करिए। घर वापस आकर काजल को एक पुराना धुला हुआ साड़ी फेंक देती है। ये ले, तेरी शादी के लिए, चलेगा ना? ये तो बहुत पुरानी है मामी, इसमें तो छेद भी है। नहीं चाहिए तो मत पहन, गांव में कौन देखेगा, तू कोई राजकुमारी है क्या? काजल चुपचाप साड़ी लेकर चली जाती है। शिवानी ये सब देखकर मुस्कुराती है। अरे काजल खुश नहीं है, शादी की साड़ी मिली है। जी दीदी। अगले दिन रामलाल काजल को देखने आया था। उसका व्यवहार बहुत रूखा और अशिष्ट था। ये लड़की काम तो कर लेती होगी न जी, खेतों में भी हाथ बटाना पड़ेगा। मामा जी, माँ पापा होते तो क्या वो मुझे इस तरह किसी के भी हाथ बेच देते? क्या यही मेरी किस्मत है? बेटी, मैं तो बेबस हूँ, तेरी मामी जो कहती है, मैं कमजोर हूँ। रात के 11 बजे विनोद चुपके से काजल के कमरे के पास आता है। बेटी, यो दूध पी ले, तू भूखी तो नहीं सो रही? तेरी मामी को पता नहीं चलना चाहिए। मामा जी, आपको मेरी वजह से परेशानी होती है, मामी नाराज हो जाती है। बेटी, मैं कमजोर हूँ, तेरे लिए अपनी बीवी से लड़ नहीं सकता, मुझे माफ कर दे बेटी। विनोद अपनी कमजोरी पर शर्म महसूस करता है, लेकिन शकुंतला के डर से वो कुछ कह भी नहीं पाता। शकुंतला, ये क्या तरीका है? ये बच्ची तुम्हारी अपनी भतीजी है, याद रख, जो करेगा सो भरेगा। बच्चों के साथ जैसा करोगी वैसा ही मिलेगा। मेरे घर का मामला है, आप बीच में मत बोलिए। शादी के दिन सुबह काजल को गांव भेजने की तैयारी हो रही थी, जबकि शिवानी दुल्हन बनकर तैयार हो रही थी। भगवान, कहीं तो न्याय हो इस दुनिया में, धैर्य का फल मीठा होता है, ऐसा माँ कहती थी। शादी की रस्में चल रही थी। अचानक वकील साहब का आगमन हुआ, जिसने सबके होश उड़ा दिए। मेहमान भी हैरान रह गए। काजल बेटी, तुम्हारे पिताजी ने जो संपत्ति छोड़ी है, वो पूरी की पूरी तुम्हारे नाम है, कुल 20 लाख रुपए। क्या कह रहे हैं आप? 20 लाख? इतना पैसा है काजल के पास? ये सुनकर पूरा माहौल बदल गया। रामलाल की आंखों में लालच आ गया और मेहमान फुसफुसाने लगे। अरे वाह जी, तो मेरी होने वाली बीवी माला माल है, अब तो शादी जल्दी करनी चाहिए। शकुंतला, अब देखा इस बच्ची को कैसे रखा तुमने? शकुंतला और शिवानी का रंग तुरंत बदल गया। दोनों काजल के पैर छूने लगी। मेहमान इस नाटक को देखकर हैरान थे। अरे बेटी, मेरी राजकुमारी, मेरी प्यारी बेटी, तू तो हमारे घर की लक्ष्मी है, लक्ष्मी। हमने तेरा कैसा ख्याल रखा है ना, हमेशा तुझे बेटी की तरह रखा है। काजल दीदी, आप कार वाले घर में शादी करेंगी? रामलाल तो गांव का है। वाह शकुंतला, अब याद आया कि ये तेरी बेटी है, अभी तो ये नौकरानी थी। काजल ने सबके चेहरे पर नकली प्रेम देखा। मेहमानों की नजरों में अब उसके लिए सम्मान था। उसके दिल में स्वाभिमान जगा। अब मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ,
जिन लोगों ने मुझे कुछ नहीं समझा, आज पैसे देखकर बेटी कह रहे हैं। मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीऊंगी। बेटी, हमारे साथ ही रहे। हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं। हमने कभी तुझे पराया नहीं समझा। मामी, आपको माफ करती हूँ, पर अब मैं भी अपना घर बनाऊंगी। मामा जी, आप अच्छे हैं, आपको हमेशा याद रखूंगी। दीदी, आपका भी भला हो। विनोद के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। काजल ने उन्हें गले लगाया। मेहमान इस भावुक दृश्य को देख रहे थे। बेटी, माफ कर दे अपने मामा को। मैं तेरे साथ खड़ा नहीं रह सका। मैं बहुत कमजोर निकला। मामा जी, आपने जो हो सकता था वो किया। चुप चुप कर मेरा ख्याल रखा। अब भगवान ने मेरे लिए रास्ता बना दिया है। रामलाल पैसे की लालच में काजल के पीछे भागा, पर काजल ने उसे सीधे मुंह जवाब दिया। काजल जी, शादी तो करनी है ना? अब तो आपके पास पैसे भी हैं। जी नहीं रामलाल जी, जो व्यक्ति केवल पैसों को देखकर प्यार करता हो, उससे शादी नहीं करूंगी। जब मैं गरीब थी तो आपकी नजर में कुछ नहीं थी। शाबाश बेटी, यही तो असली स्वाभिमान है। काजल ने अपना सामान उठाया और सबको प्रणाम करके घर से निकल गई। मेहमान उसके स्वाभिमान की तारीफ कर रहे थे। उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी। माँ पापा, आपकी बेटी ने अपना स्वाभिमान बचा लिया। अब मैं अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जीऊंगी। शकुंतला और शिवानी पछताते रह गए। विनोद को अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। मेहमान घर से जाते समय शकुंतला के व्यवहार पर टिप्पणी कर रहे थे। काजल एक नई जिंदगी की शुरुआत करने निकल गई, जहां उसकी कद्र होगी। ये कहानी है एक विधवा औरत अंजू देवी की। उसके परिवार में उसके 6 बेटे और 1 बेटी थी। उसने अकेले ही मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया था। उसने अपने 5 बेटों की शादी बड़ी धूमधाम से करवा दी थी। पहला बेटा और उसकी पत्नी अर्जुन और कोमल, दूसरा बेटा और उसकी पत्नी पवन और सीमा, तीसरा बेटा और उसकी पत्नी गौरव और आरती, चौथा बेटा और उसकी पत्नी ललित और सपना, 5वां बेटा और उसकी पत्नी विवेक और गुनगुन। सबसे छोटा बेटा था रोहन, जो कि अमेरिका में पढ़ाई कर रहा था, और उसकी छोटी बेटी प्रीति थी। सभी हंसी खुशी एक साथ रहा करते थे। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। 5 बहुएं एक साथ किचन में खाना बना रही होती हैं। तभी सबसे छोटी बहू गुनगुन कहती है, अरे यार, तुम सब मेरी बात सुनो। आखिर कब तक हम यार इस जॉइंट फैमिली में रहेंगे? मुझसे ये सब अब नहीं होता। अब जल्दी से ना हमें इस बुढ़िया और उसकी उस बेटी से पीछा छुड़ाना पड़ेगा। हाँ यार, तू सही कह रही है। मैं तो खुद सोचती हूँ कि किस तरह अर्जुन से बात करूँ। सही तो मैं हमेशा ही कहती हूँ दीदी। ओ यार, कैसे बात कर रही हो तुम दोनों? और अगर इस बुढ़िया ने बोल दिया ना और मेरे घर से बाहर निकल जाओ, अब फिर कहाँ जाओगी तुम? और जब तक ये प्रॉपर्टी और पैसा हमारे नाम नहीं हो जाता ना, और चुपचाप करके उसकी हाँ में हाँ मिलाओ बस। हाँ यार, तीना कति सही कह रही है। पहले हमने इस प्रीति का ब्याह कराना पड़ेगा, उसके जान के बाद या बुढ़िया कति अकेली हो जाएगी। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है और 5 बहुएं प्रीति की शादी के लिए अपनी सास को एक मुकेश नाम के लड़के की फोटो दिखाती है और उसके बारे में बताती है। सभी घर वालों को सब कुछ ठीक लगता है। वो मुकेश और उसकी माँ शीला देवी को अपने घर पर बुला लेते हैं। प्रीति का रिश्ता पक्का करके उसकी शादी भी करवा देते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। प्रीति के जाने के बाद 5 बहुएं घर का सारा काम अपनी सास से करवाती और खुद शॉपिंग करने चली जाती। ऐसे ही एक सुबह अंजू देवी बीमार हो जाती है और वो सुबह का नाश्ता नहीं बना पाती। सभी बेटे तैयार होकर खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। तभी अरे कहाँ गए तुम लोग? नाश्ता मिलेगा या नहीं? अरे कल हम सब देवरानी जेठानी मिलकर शॉपिंग करने गए थे। फिर हमने आकर भी घर का काम किया।
हम थक गए थे, नहीं खुली हमारी आँख। और तुम्हारी माँ को देखो, जरा फिक्र नहीं है अपने बच्चों की, नाश्ता तक नहीं बनाया। रुको, मैं अभी माँ को बताता हूँ। तभी पवन अपनी माँ अंजू देवी को जगाने जाता है। माँ, तुमको होश भी है? सुबह हो गई, सोई पड़ी हो कब से? बेटा, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे बस भी करो माँ, इस बुढ़ापे में तुम कितने ड्रामे करती हो। बेटा, तू इतना कैसे बदल गया? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर तेरी माँ आज लेट तक सो रही है तो क्या पता उनकी तबीयत खराब हो। बस माँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। आए दिन पांचों बहुएं अपनी सास से सारा काम करवाती। बेचारी अंजू देवी खुद को बहुत ही अकेला और बेबस महसूस करने लगती है। ऐसे ही अगली सुबह प्रीति रोते हुए अपने मायके वापस आ जाती है। ये देख उसकी भाभियों को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे कहती हैं, अरे क्या हुआ, यहाँ वापस क्यों आ गई? ससुराल वालों से बना कर नहीं रख पाई क्या? भाभी, भूलिए मत कि ये मेरी माँ का घर है और मैं यहाँ उनसे मिलने आई हूँ, उनके पास रहने आई हूँ। अगर आपको कोई दिक्कत है ना तो आप जा सकती हैं। प्रीति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? भाभी हूँ मैं तुम्हारी। जैसे आपकी हिम्मत हुई थी ना, वैसे ही मेरी भी बढ़ गई। माँ, कहाँ हैं आप? ये सब सुनकर उसकी माँ वहाँ आ जाती है। माँ, ये क्या हालत बना ली तुमने अपनी? मेरी छोड़, तू बता, सब ठीक तो है ना मेरी बच्ची? माँ, आप जानती भी हैं कि वो इंसान कितना गलत था। हमेशा ड्रिंक कर कर मुझ पर हाथ उठाया करता था, इसीलिए मैंने पुलिस कंप्लेन करवाकर उसे जेल भिजवा दिया। हाय मेरी गुड़िया, तेरे साथ इतना सब कुछ हो गया और तू अब बता रही है? माँ, आप चिंता क्यों करती हैं? आप जानती है ना कि मैं कभी किसी से नहीं डरती। जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही करती हूँ। हाँ हाँ, अब यहाँ बैठकर हमारी छाती पे मूंग डलेगी? भाभी, आप जरूरत से ज्यादा नहीं सोच रही? तू चुप कर बेटा, जा जाकर आराम कर। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। अपनी माँ को इस तरह घर का काम करते देख प्रीति को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था और आए दिन वो इस बात को लेकर अपनी माँ के लिए अपने भाइयों और भाभियों से बहस करती रहती थी। ऐसे ही एक दिन वो घर छोड़कर अपनी माँ के साथ कहीं और रहने लग जाती है और कुछ समय यूं ही बीतता है और अंजू का छोटा बेटा रोहन अमेरिका से वापस अपने घर आ जाता है और अपनी माँ को आवाज देता है। माँ के ना मिलने पर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपनी बहन को फोन करता है। तब उसे पता चलता है कि वो लोग घर छोड़कर अब कहीं और रहने लगे हैं। रोहन तुरंत ही अपनी माँ और अपनी बहन के पास जाता है, जहाँ उसकी बहन उसे सारी बात बताती है। अंजू देवी की तबीयत प्रतिदिन बिगड़ती ही रहती थी और वो डिप्रेशन में जा रही थी। ऐसे ही एक दिन जब प्रीति अपने भाई के साथ कहीं बाहर गई होती है, तब अंजू देवी अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपनी बेटी प्रीति और अपने छोटे बेटे रोहन के नाम कर देती है और एक सुसाइड नोट लिखकर खुद को फांसी लगा लेती है। कुछ देर बाद जब वो लोग घर आते हैं तो अपनी माँ को पंखे से लटका देखते हैं और ये सब देखते ही उन दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माँ, ये क्या कर लिया आपने? कम से कम मेरे आने का इंतजार तो किया होता। माँ, क्यों किया ऐसा तुमने? तुम हमें क्यों छोड़कर चली गई? क्या तुम्हें अपने बेटे पर विश्वास नहीं था? उनके घर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और कुछ ही देर बाद जब पुलिस वहां आती है तो वो अंजू देवी का सुसाइड नोट देखती है, जिसके बाद रोहन और प्रीति से की गई पूछताछ से उन्हें ये पता चलता है कि अंजू देवी के सुसाइड का कारण कोई और नहीं बल्कि उनके 5 बेटे
और बहुएं थी, जिसके बाद पुलिस सीधा उनके घर जाकर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और साथ ही जेल जाने के बाद उन लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है। वो लोग रोहन और प्रीति से माफी मांगते हैं, लेकिन अपनी माँ पर हुए जुल्मों की वजह से वो दोनों भी उन्हें माफी नहीं दे पाते। ऐसे ही वक्त अनुभव नाम का लड़का रोड पर अपने गले में एक रेडियो टांगे जोकर का भेष बनाकर नाच गा रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़का वरुण आता है और उस जोकर को इतना अच्छा डांस करते देखकर वो उससे कहता है, अरे जोकर, तुम तो बहुत अच्छा डांस करते हो। कितना कमा लेते हो दिन का? और तो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अनुभव है और मैं दिन का कभी 300 तो कभी 500 कमा लेता हूँ साहब। हाँ, वैसे कल मेरी पत्नी का जन्मदिन है और मैं उसका जन्मदिन काफी अच्छे से सेलिब्रेट कर रहा हूँ। अगर उसके जन्मदिन में कोई कमी है तो बस एक जोकर की। तो क्या कल तुम मेरी पत्नी के दिन को और ज्यादा बेहतर बना सकती हो? हाँ हाँ साहब, क्यों नहीं, पर मुझे पैसे कितने मिलेंगे? उसकी चिंता तुम मत करो, तुम कल आओ और अपना कर्तव्य दिखाओ। लेकिन हाँ, मैं इतनी श्योरिटी देता हूँ कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जिससे तुम अपने 5 से 6 दिन बिना काम किए ही गुजार सकोगे। साहब, हम गरीबों की जिंदगी में आराम से बैठकर खाना लिखा ही कहाँ है। हम एक दिन काम नहीं करते हैं तो हम 2 दिन भूखे रहते हैं, और अगर किसी दिन अच्छा काम मिल जाए तो उस पैसों को हम जोड़कर आगे आने वाले समय के लिए संभाल कर रखते हैं। क्या मतलब? छोड़िए साहब, कुछ नहीं, आप नहीं समझेंगे। ठीक है साहब, मैं आ जाऊंगा और आपकी पत्नी के दिन को अपनी तरफ से काफी बेहतर बनाऊंगा। आप मुझे अपने घर का एड्रेस दे दो। जोकर की बात वरुण को समझ नहीं आ रही थी और अब वो बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे जोकर को अपने घर का एड्रेस देता है। अब क्या था, अगले दिन जोकर उस एड्रेस पर अपने जोकर अवतार में चला जाता है और अपने कर्तव्य दिखाने लगता है। वो गेट पर खड़े होकर कभी डांस करता तो कभी अपने हाथों को घुमाकर अपने हाथों में फूलों का गुलदस्ता लाता तो कभी रुमाल। साथ ही जो भी लेडी वरुण के घर में एंटर करती उसको वो गुलाब देते हुए कहता, तेरे इस चेहरे के नूर के आगे बाकी सब सादा सा लगा था तो वो पूनम का चांद, लेकिन तेरे आगे आधा सा लगा। ओह सो स्वीट, तुम कितने प्यारे जोकर हो। धन्यवाद। जोकर उर्फ अनुभव अपने कर्तव्य को जारी रखे हुए था। तभी उसकी नजर वरुण पर जाती है, जहां वरुण अपनी पत्नी की आंखों पर काले रंग की पट्टी बांधे उसे हॉल में लाता है और जैसे ही वो उसकी पट्टी खोलता है वैसे ही उसकी पत्नी बहुत खुश होती है। एक तरफ तो वरुण और उसकी पत्नी काफी खुश थे, तो वहीं दूसरी तरफ वरुण की पत्नी ममता को देख अनुभव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पर तभी वरुण जोकर के पास आता है और उससे कहता है, अनुभव, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ मैं तुम्हें अपनी पत्नी से मिलवाता हूँ। अरे साहब, इसकी क्या जरूरत है? आओ ना यार तुम। ममता देखो, तुम्हारे दिन को बेहद खूबसूरत बनाने के लिए मैं किसे लेकर आया हूँ। वाओ जोकर, वरुण, आई एम सो हैप्पी कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तुम मेरी खुशियों का कितना ख्याल रखते हो। सच में मैं बहुत खुश हूँ। तो जोकर जी, आप मेरी ब्यूटीफुल वाइफ से नहीं मिलेंगे? हेलो मैम। जोकर इतना बोलकर पीछे की तरफ घूम जाता है और अब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन जोकर अपनी आंखों के आंसू को जल्दी से पोंछता है और अपने कर्तव्य एक बार फिर से दिखाने लगता है। वो अपने कर्तव्य को दिखा ही रहा था कि तभी वहाँ पर रीता नाम की एक बहुत बड़े सर्कस की ओनर आती है और जोकर से कहती है, हेलो जोकर जी, मैंने आपका कर्तव्य देखा अभी। काफी अच्छे कर्तव्य दिखाते हो आप और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सर्कस में काम करो। आपके अंदर काफी टैलेंट है। आपके इस टैलेंट को सभी के सामने दिखाने का समय आ गया है। ठीक है मैम, मैं आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये मेरा एड्रेस है, तुम कल 10 बजे आ जाना। रीता उसको एड्रेस देकर वहाँ से चली जाती है और इस तरह अब वरुण की पार्टी भी खत्म होती है, जिसके बाद अब अनुभव वरुण से बिना पैसे लिए अपने घर में आता है और अपने जोकर का भेष हटाकर शीशे के सामने फूट फूट कर रोते हुए खुद से कहता है, क्यों ममता, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों तुमने मुझे बर्बाद कर दिया? एक तरफ अनुभव रो रो कर खुद से बातें कर रहा था, तो वहीं वरुण जो अनुभव के पैसे देने उसके पीछे आता है, उसको यूं रोते देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर उससे कहता है, अनुभव, तुम ठीक हो? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप यहाँ? लग नहीं रहा, वो तुम्हें तुम्हारे पैसे देने तुम्हारे पीछे आ गया। और ये बताओ, ममता ने तुम्हारे साथ क्या किया है? क्या तुम ममता को जानते हो? मैंने सुना तुमने अभी उसका नाम भी लिया। नहीं, मैं ममता को नहीं जानता हूँ। और साहब, आप यहाँ बैठिए। वैसे मेरे घर में ज्यादा जगह तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस गरीब के घर में इस खाट पर बैठ जाइए। नहीं, मैं बस तुम्हें तुम्हारी मेहनत देने आया था। लो पैसे, ये 3000 है
और तुम्हें मेरी दोस्त रीता ने काम तो दे ही दिया है। अब तुम इस गरीबी में नहीं रहोगे, क्योंकि अब तुम्हारी बारी आसमान छूने की है मेरे दोस्त। वरुण अनुभव के हाथ में पैसे देकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में तो अनुभव की वो ही बात घूम रही थी। क्यों ममता, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों तुमने मुझे बर्बाद कर दिया? आखिर अनुभव ममता के बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा था? आखिर वो जानता कैसे है ममता को? हेलो रीता। हाँ बोलो वरुण, कोई काम? तुम्हें अनुभव के ऊपर ध्यान देना होगा, वो बहुत अपसेट लग रहा है। और आखिर वो ऐसे क्यों रहता है, इसके पीछे का क्या राज है, वो सब तुम्हें पता लगाना होगा। लेकिन वरुण, तुम अनुभव को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो? क्योंकि उस गरीब जोकर के साथ ऐसा कुछ हुआ है जो उसके साथ नहीं होना चाहिए था। इस तरह आज की सारी बात वरुण रीता को बता देता है। फिर क्या था, अब अगली सुबह जब अनुभव उस एड्रेस पर जाता है, तब उसको एक बार फिर वहाँ ममता दिखाई देती है और वो काफी हंस रही थी। उसको देखकर अनुभव अपना मुंह छुपाते हुए वहाँ से चला जाता है और ड्रेसिंग रूम में बैठकर एक बार फिर रोने लगता है। ये चीज अभी यूं ही कुछ दिन चलती है और देखते ही देखते अब अनुभव हंसना भूल जाता है। उसको ऐसी हालत में देखकर एक दिन रीता उससे कहती है, अनुभव आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ मैम, लेकिन मुझे यहाँ से घर जाना है। क्या आप आज मुझे जल्दी घर जाने दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल, जाओ और आराम करो। जैसे ही अनुभव वहाँ से जाता है, वैसे ही रीता वरुण को कॉल करके सब बताती है, जिसके बाद वरुण अनुभव का पीछा करने लगता है, जहाँ वो देखता है कि अनुभव अपने घर नहीं बल्कि एक डॉक्टर के पास गया है। अनुभव के सामने बैठी डॉक्टर अनुभव से कुछ बोलती उससे पहले ही उसको दरवाजे पर खड़ा वरुण नजर आता है। वरुण डॉक्टर को इशारे में चुप रहने को बोलता है और अपना काम करने को कहता है, जिसके बाद डॉक्टर वरुण से ध्यान हटाकर अनुभव से उसकी प्रॉब्लम और उसका नाम पूछते हुए बोलती है। तो क्या नाम है आपका? अनुभव नाम है मेरा। क्या प्रॉब्लम है आपको? डिप्रेशन है मुझे। मैं हंसना भूल गया डॉक्टर। तुम यहाँ के एक सबसे बड़े बिग सर्कस में चले जाओ, वहाँ एक जोकर है, वो सबको बहुत हंसाता है। वो जोकर मैं ही हूँ डॉक्टर। अच्छा, किस बात से डिप्रेशन है आपको? बताऊँ? आप मुझे सुनना चाहेंगी? हाँ बताओ, क्योंकि बातें शेयर करने से मन हल्का होता है। ठीक है तो सुनिए। आज से 2 साल पहले मैं अनुभव राजपूत इस शहर में सबसे बड़ा बिजनेसमैन था। अनुभव अपने ऑफिस में काम कर रहा था, तभी उसके पास एक लड़की इंटरव्यू के लिए आती है, जिसका नाम ममता था। उसकी काबिलियत देखकर अनुभव उसे जॉब पर रखता है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ ममता, आर यू ओके? सर मुझे घर जाना पड़ेगा, प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं, जब तक तुम मुझे वैलिड रीजन नहीं देती मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा। सर मैं पहले एक जोकर थी और वहाँ मेरा एक बॉयफ्रेंड था, लेकिन अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती, क्योंकि वो ना जाने मेरे साथ साथ कितनी और लड़कियों के साथ खेल रहा है, और मैं उससे जब भी दूर जाने की बात करती हूँ तो वो मुझे धमकी देता है कि वो मेरी उल्टी सीधी तस्वीरें वायरल कर देगा। बस इतनी सी बात? रुको मैं तुम्हारी प्रॉब्लम अभी सॉल्व करता हूँ। इस तरह अब अनुभव ममता के बॉयफ्रेंड को ट्रैक करता है और उसे अरेस्ट करवाता है। इस तरह अब ममता को अनुभव अच्छा लगने लगा, या यूं कहें कि सिर्फ ममता को ही नहीं बल्कि अनुभव को भी ममता पसंद आई। इस तरह अब उन दोनों का रिश्ता काफी हद तक आगे बढ़ चुका था। अनुभव ने सभी जगह ऐलान कर दिया कि ममता से वो शादी करेगा, लेकिन ममता को उससे नहीं बल्कि उसकी दौलत से प्यार था। ऐसे ही एक दिन वो उससे उसकी सारी प्रॉपर्टी हथिया लेती है, जिसके बाद वो अनुभव को मारने की रकम गुंडों को देती है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, इसीलिए मारने आए गुंडे तो अपना काम कर देते हैं, लेकिन भगवान अनुभव को बचा लेते हैं। लेकिन ममता को लगता है कि अनुभव मर चुका है, जिसके बाद वो खुशी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है। कुछ समय बाद एक वरुण नाम की लड़की से शादी कर लेती है, लेकिन किसी की जिंदगी बर्बाद होती है तो वो था अनुभव खुद पर हुए हमले से तो उभर जाता है, लेकिन अब वो बहुत गरीब हो चुका था। वो रोड पर आ गया था, जिसके बाद अनुभव जोकर बनकर पैसा कमाने लगा था। ये थी मेरी कहानी। मैंने उसे इतना प्यार किया, लेकिन उसके एक छोटे से धोखे और दगा ने मुझे आज डिप्रेशन में पहुंचा दिया। अगर वो मुझे अपने मुंह से एक बार बोल देती कि उसको मेरी दौलत से प्यार है, तो मैं हंसते हुए उसको सब कुछ दे देता। अनुभव की बात सुनकर वरुण अंदर आता है और उससे बोलता है, तो जब मैंने तुमसे पूछा था कि ममता को कैसे जानते हो, तो तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? वो इसीलिए
क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद हो। और मैं तुम्हें कसम देता हूँ तुम्हारे प्यार की कि ममता को कभी नहीं छोड़ोगे और उसको हमेशा खुश रखोगे। लेकिन तुम्हारा क्या? अनुभव के लिए मैं हूँ ना, मैं मेरे जोकर को संभाल सकती हूँ। अनुभव, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी दिक्कत है, लेकिन मैं तुम्हारे दर्द को बांटना चाहती हूँ। लेकिन रीता, तुम यहाँ कैसे आई? मैं तभी यहाँ आई जब अनुभव आया, क्योंकि जब तुमने मुझे इसको जॉब देने के लिए कहा तभी मैंने अनुभव को पसंद कर लिया था। तो अनुभव, तुम मेरे साथ रहना चाहोगे? अब क्या था, अनुभव उसके साथ रहने के लिए हाँ कर देता है और अब रीता और अनुभव दोनों खुशी से साथ में रहते।